हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग 6 चैप्टर छठा अध्याय जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, इनको देखने जनरली हम लोग क्या डेली रूटीन में भी हम लोग अक्सर करके देखते ही रहते हैं। तो जो फिजिकल चेंजेस हैं उन्हें हम देखते ही रहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कि शरबत बनाना, ठीक है, शक्कर को पानी में घोलना, ये भी एक चेंज है, एक परिवर्तन है। और साथ ही जैसे कि दूध से दही बनाना, या फिर उसके बाद दही का खट्टा हो जाना, कभी कभी दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। इसी के साथ ही जैसे कि रबर बैंड को खींच लेते हैं, ठीक है, खींचा हुआ रबर बैंड का शेप कैसा होता है, उसके बाद खींचने के बाद वो कैसा हो जाता है। तो इस तरीके से कई सारे जो है चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिनके अलग अलग फिजिकल चेंजेस जो हम लोग डेली रूटीन में देखते हैं उसे एक सूचीबद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे मेनली कुछ क्रियाकलाप हैं, उनके द्वारा उनके आधार पर हमें यहाँ पे ये दोनों ही जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इन्हें हम करने की, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। लगभग लगभग इनके सारे ही क्रियाकलाप में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दी ही गई हैं। तो आइए देखते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले व्यापक रूप से जो हमने चेंजेस देखेंगे वो हम दो ही प्रकार के देखते हैं। एक तो भौतिक होता है और एक रासायनिक चेंज होता है। फिजिकल चेंजेस होते हैं और एक जो है केमिकल चेंज होते हैं। तो पहला जो हम लोग परिवर्तन पढ़ेंगे वो भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज। तो देखिए, इसमें क्रियाकलाप 6.1 में क्या है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कागज़ के एक टुकड़ा लेंगे, बड़ा सा एक टुकड़ा लेंगे, जिसके 4 वर्गाकार टुकड़े कर लेंगे। इसके बाद इसकी प्रत्येक जो वर्ग है उसको पुनः 4 टुकड़ों में करेंगे। इन टुकड़ों को फर्श पर या किसी मेज़ पर इस प्रकार लगा लेंगे, सारे टुकड़े जैसे जहाँ जहाँ से अलग हुए थे। उसके बाद परस्पर टुकड़ों को जोड़ करके कागज़ के टुकड़े को मूल आकार ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्पष्ट ये बात तो हम सभी जानते हैं कि टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे हमने जो हमने किए कागज़ के, इसमें क्या हुआ कि उसकी फिजिकल स्टेट जो थी वो उसकी चेंज हुई। कहाँ कितना बड़ा था, उसके बाद छोटे छोटे हमने उसके टुकड़े कर लिए, लेकिन क्या उसकी गुण में चेंज हुआ? जो गुण, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ शुरू में थी वही उसकी एंड में भी रही। एक छोटे से टुकड़े में भी कागज़ की वही प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उसके गुण में कोई चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब वो जैसा था वैसे ही, जैसे शुरू में था वैसे ही एंड में भी है, ठीक है। उसके बाद हम उसको जोड़ करके वैसा शेप भी दे सकते हैं पहले जैसा, लेकिन एक्यूरेट नहीं दे सकते। तो कह सकते हैं कि ये भी एक फिजिकल चेंज का ये एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है किस तरीके से जो है हमें इसके टुकड़े किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्रियाकलाप है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या होगा कि आप अपनी कक्षा की जो चॉक बोर्ड होता है, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, वहाँ पे उसकी उसकी फर्श में, उसके नीचे जस्ट जो फर्श है वहाँ पे चॉक के पाउडर एकत्रित होगा, ठीक है। उसको इकट्ठा कर लेंगे, और साथ ही साथ चॉक के कुछ टुकड़े भी होंगे, उन्हें भी ले लेंगे और उसका पाउडर बना लेंगे। इसके बाद इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिला करके उसका पेस्ट बना लेंगे। फिर उसे किसी सांचे वगैरह में डाल करके चौक के आकार का बेल कर उसे सुखा लेंगे। मतलब कि मिश्रण ऐसा हम या तो हम बेल करके उसको सुखा लेंगे, या फिर हम उसे क्या करेंगे कि ऐसा गाढ़ा मिश्रण उसको बनाएंगे ताकि हम उसको जो है इसका चौक जैसा शेप दे सके। उसके बाद हम उसको सुखा ले तो वापस वो चौक की जैसी जो है स्ट्रक्चर उसका बन जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या आप चौक के पूर्ण रूप से चौक बना, मतलब ये जो चौक है उसका जो पाउडर बन गया था उससे वापस हम क्या चौक बना सकते हैं? तो हम बिल्कुल भी इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बन भी सकती है वो, ठीक है। आगे क्या है, क्रियाकलाप 6.3 में देखते हैं क्या यहाँ पे फिर ये भी एक चौक का वापस से उसका पहले जैसे बन जाना, घोल करके इसके शेप में आ जाना, ये एक फिजिकल स्टेट है। नेक्स्ट में है कि कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी हमें बर्फ़ लेनी है। बर्फ़ को थोड़े से भाग पिघलने के लिए से हम धूप में बर्तन को रख देंगे। अब क्या है कि पास में ये जो बर्फ़, अब हमारे पास क्या हो गया, बर्फ़ जो पिघल गई तो हमें एक मतलब कि जल और बर्फ़ का मिश्रण मिल गया, कि इसमें अभी बर्फ़ है लेकिन थोड़ी बहुत है और जल भी है, ठीक है। अब इसी कटोरे को हम हिमकारी मिश्रण में रख दें, या हिमकारी मिश्रण जैसे बर्फ़ और नमक यहाँ बोला गया है उसमें रख दें, या फिर हम रेफ्रिजरेटर में मेनली रख दें, ठीक है। तो क्या जल फिर से ठोस बन जाएगा? बिल्कुल, ये जल जो है वापस से ठोस बन जाएगा। तो ये भी जल का वापस से ठोस बन जाना, पहले जल का द्रव बनना और बर्फ़ का वापस से जल बनना, और फिर वो जो जल जो बना था वो वापस से बर्फ़ में ठोस में परिवर्तित हो जाना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्रियाकलाप में है, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर के उसे उबालें। उसके बाद क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रख दें। बर्तन की भीतरी सतह को देखें। मतलब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पानी लेना है एक बाउल में, इसको गर्म करना है। उसके बाद जो जो जल उबल रहा है तो हम देखेंगे कि इसमें भाप निकलती हुई दिखाई देगी। उसके बाद उसे थोड़ा सा ऊपर करके जो है बर्तन को ही रख देंगे उल्टा करके, ताकि उसमें जो भाप
काफ़ी ऊंचाई तक के ऊपर जा सके और बाहर ना निकले, वातावरण में ना जाए। तो वो क्या होगा, यहाँ पे एक संघनन प्रोसेस होगी, वो भाप जो है ऊपर बर्तन से जाके टकराएगी, उसके बाद संघनन के द्वारा ठंडी होकर के बूंद में वापस से जल में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, क्या आपको वहाँ जल की कोई बूंदें दिखाई देती हैं? बिल्कुल दिखाई देती हैं, ये भी एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप 6.5। इसमें क्या करना है, इसमें पहले सावधानी देख लेते क्या है कि जो आग के पास अगर आग आग का ये ज्वाला का कोई भी काम कर रहा है तो हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखें, उपयोग किए जा चुके, मतलब यहाँ पे क्या करना है, उपयोग किया हुआ, ठीक है, लोहे की आरी लेनी है, ऐसी आरी लेनी है जो यूज़ हो चुकी हो, और या फिर ब्लेड ले लेंगे, उसको चिमटे से पकड़ेंगे। और यहाँ पे चिमटे से पकड़ने के लिए इस वजह से भी कहा गया है क्योंकि लोहे की जो ब्लेड है वो धातु की बनी हुई है। हम लोग ने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ा भी था कि धातुओं में ऊष्मा का जो है चालन होता है वो कैसे होता है कि एक सिरा गर्म होगा तो दूसरे सिरे भी जो है कुछ देर बाद वो भी गर्म हो जाएगा, तो हाथ ना जले, इस वजह से यहाँ पे एक सजेशन किया गया है कि चिमटे से आप पकड़िए उसके दूसरे सिरे को। अब क्या है कि जो ब्लेड का मुक्त सिरा जो था, ठीक है, उसका आगे का जो भाग है उसको गैस स्टोव की ज्वाला पर हम उसे रख देंगे, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे। तो थोड़ी देर बाद जब हम कुछ देर वेट कर लेंगे तो हम क्या देखेंगे कि क्या ब्लेड का जो आगे का भाग है उसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ है, कोई चेंज हुआ है। ब्लेड को फिर ज्वाला से हटा देंगे। तो हम जब ऐसा एक्सपेरिमेंट हम करके भी देख सकते हैं तो क्या होगा कि जब आगे का जो भाग है जो कि ज्वाला पे रखा होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, एकदम लाल तप्त लोहा जैसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद हम उसको हटा दें, ज्वाला पर से हटा दें, उसके बाद कुछ समय बाद फिर उसको फिर से पुनः देखें। तो फिर से पुनः देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन है कि क्या ये पहला जैसे उसका रंग जो था क्या वापस ये वैसा ही हो गया है? बिल्कुल, ये ठंडा होने के बाद वापस से अपनी पहली जैसी स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पे जितने भी हमने क्रियाकलाप किए 6.1 में, 6.2 में, जैसे कागज़ और चौक के साइज़ में जो चेंज हो रहा था, तो देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था में परिवर्तन हो रहा था, उसे हमने देखा। 6.5 में आरी की जो ब्लेड जो थी उसके रंग, उसके गर्म होने पर उसका रंग चेंज हो जा रहा था, इसे हमने देखा। उसके बाद पदार्थ के आकार, अमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो मेनली उसके जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, उसका आकार हो सकता है, उसकी अमाप, उसकी साइज हो सकती है, उसका रंग, उसकी अवस्था, ये सारे जो गुण हैं ये सारे गुण कैसे कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं। और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। भौतिक परिवर्तन, तो ये समझ लीजिए, ये इस चैप्टर का यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग जो है नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अलग से कुछ भी यहाँ पे देखने को कुछ भी या फिर कुछ अलग से नोट डाउन करने की ज़रूरत है। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हाईलाइट ऑलरेडी की जा रही हैं। आप लोग अपने सेल्फ नोट्स इसको देखते साथ में बनाते भी चलिए, ठीक है। तो ये जो है, ये वाली जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भौतिक परिवर्तन के बारे में हो गया। इससे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का जो साइन होता है वो ऐसा होता है। रिवर्सिबल का एग्जाम्पल हमने जैसे देखा था कि जो बर्फ़ हमारे पास थी उसको धूप में रख करके हमने जब थोड़ी देर के लिए रखा तो वो पिघल गई, ठीक है, वो द्रव में चेंज हो गई। तो बर्फ़ जो द्रव में पिघली वापस से वो बर्फ़ की कंडीशन में आ गई। अगर उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख दें तो फिर से वो बर्फ़ जम जाएगी, यानी कि ठोस से द्रव और फिर द्रव से वापस से ठोस में बनना। तो ये जो चेंज होता है ये फिजिकल चेंज होता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है, पुरानी अपनी अवस्था में वापस से चेंज हो जाना, यानी कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो देखिए ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये पूरा ही पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम दूसरा जो हमारा परिवर्तन है उसे हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन में। तो रासायनिक परिवर्तन जो है ये भी हमारी जो है लाइफ से ये इस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या, जितनी भी नई चीज़ें हमारी जो है लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं, जो भी नई नई चीज़ें हो रही होती हैं वो रासायनिक परिवर्तन का ही परिणाम होता है। तो देखिए, जैसे लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। हम लोग ने अक्सर करके हम लोग अपने घरों में या कहीं ना कहीं हम लोग देखते ही रहते हैं, इससे तो हम लोग पूरी तरीके से परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें, ठीक है, तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और ये प्रक्रम जो है वो जंग लगना, कहने का मतलब है ये भूरे रंग का जो पदार्थ जो जम रहा है, भूरे रंग का जो पदार्थ जो जम रहा था ये जंग कहलाता है। और ये जो उसकी जमने की जो प्रोसेस है उसी को ही हम जंग लगना कहते हैं। पार्क अथवा लॉन आदि में लोहे के दरवाजे या बगीचे में पार्क आदि आदि जो चीज़ें रखी रहती हैं, लोहे की बेंच, लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है,
उसमें जंग लग जाता है। तो आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया पिक्चर में कई सारी चीज़ें कि जिसमें जंग लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा घर की, जैसे घर में कोई कुल्हाड़ी रखी है, ठीक है, या हथौड़ा है, इन सबको अगर हम वायु में कुछ दिनों तक ही खुला छोड़ दें तो इसमें भी जंग लग जाता है। रसोई में लोहे का जो तवा है, ठीक है, वो अगर गीला या कुछ समय तक हम खुला छोड़ दें तो उसमें भी जंग लग जाता है। और साथ ही जैसे जंग लगा लोहा जो है, मतलब जंग, यहाँ पे ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो लोहा जो होता है, जंग जो है वो लोहा नहीं है, ठीक है। जंग जो लग रही है एक भूरी परत लोहे के ऊपर चढ़ जा रही है, ठीक है, वो लोहा नहीं होता है। जंग उस लौह पदार्थ जो होता है उससे भिन्न होती है जिस पर ये लगती है। जिस भी लोहे पर ये लग रही होगी जंग, भूरी परत जो चढ़ रही होगी, ठीक है, ये क्या है कि ये कोई लोहा नहीं होता है, लोहे से भिन्न होता है, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये आपको अभ्यास में बहुत हेल्प करेगी। आइए हम कुछ ऐसे परिवर्तन का भी विचार करें जिससे नए पदार्थ निर्मित हो रहे हैं। यानी कि हमने यहाँ पे ये बताया था कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उससे नए पदार्थ निर्मित होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ रहे हैं, केमिकल चेंजेस, तो उसमें देखते हैं किस किस तरीके के नए पदार्थ बनेंगे। तो ये जो पहला क्रियाकलाप है 6.6 का, इसमें क्या है, इसमें ये जितने भी हम रासायनिक परिवर्तन या जितने भी हम ये जो केमिकल चेंजेस देखेंगे उनका एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो सारे टीचर्स की इंस्ट्रक्शन पर ही बनेंगे, उनकी मौजूदगी में ये जो है हम करेंगे, ठीक है। तो पहली सावधानी देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम के जलते हुए जो फीते यानी तार जो है उसकी लंबी अवधि तक उसे देखना हानिकारक होता है। यानी कि लंबे समय तक के हमें जो मैग्नीशियम का तार अगर जल रहा है तो उसे हमें नहीं देखना चाहिए। इसलिए जो टीचर है उनको बच्चों को ये बताना चाहिए कि जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक के ना देखें। इसके अलावा मैग्नीशियम की हमें क्या करना है, पतली, ये तो सावधानी हो गई थी। अब यहाँ पे मेन हम क्रियाकलाप करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या है कि मैग्नीशियम की पतली पट्टी यानी फीता या फिर हम तार ले लें, उसका टुकड़ा ले लें, इसके सिरे को हमें रेगमाल से साफ कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद इसके सिरे को हमें क्या करना है, रेगमाल से साफ कर लेना है। उसके बाद सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाएं। यह चमकदार श्वेत यानी सफ़ेद प्रकाश देगी ये और जलने लगेगी, और पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। तो मैग्नीशियम के जलने के बाद जब वो जल गया तो हमें सफ़ेद पाउडर मिला, ठीक है, वही खाली बचा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? क्या वो जो राख मिली है हमें, सफ़ेद पाउडर जो मिला है, क्या वो मैग्नीशियम के फीते जैसी लग रही है? तो वो पाउडर है, वो फीते जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है परिवर्तन भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम और इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जला है, ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमें राख मिली है। आगे इसका यूज़ क्या होगा, इसे देखने से पहले एक स्टेटमेंट है उसे देख लेते हैं। ध्यान दें कि यहाँ लिखी हुई जो समीकरण है वो गणित में प्रयुक्त समीकरण से भिन्न है। जो गणित में जो इक्वेशंस मैथ्स में आती हैं उसे बिल्कुल ये अलग है, ठीक है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का जो बनना है या उसका तीर का मतलब जो इसमें रिएक्शन में दिखाया गया था एरो, ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं वो बन गया है या फिर वो हो जा रहा है, ठीक है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और ना ही ये छात्रों के लिए अपेक्षित है। मतलब कह सकते हैं कि भाई 7th क्लास है, सेवन्थ स्टैंडर्ड में जो रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करने का नहीं आता है। तो जो लेवल है, लेवल के अकॉर्डिंग बस सिंपल यहाँ पे ये इसलिए ये रिएक्शन भी दी गई है कि चूंकि हम लोग रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं तो रासायनिक परिवर्तन में रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे यह दर्शा दिया गया है कि रिएक्शंस में कौन कौन से मटेरियल कैसे मिल रहे होंगे। बैलेंसिंग का जैसे हम अपर लेवल पे जाते जाएंगे वहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग ही हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो भस्म मिली थी, जो राख मिली थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हम एकत्रित करके इसमें हम क्या करेंगे, जल की कुछ मात्रा मिलाएंगे। मिश्रण जो है वो अब जलीय जो हो गया उसको अच्छी तरह से हम हिला लेंगे। अब मिश्रण का लाल और नीले लिटमस से परीक्षण करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये जो मिश्रण है वो क्षारीय है या फिर अम्लीय है। तो यहाँ पे क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है। इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो उसे देखने से पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लें, उसके बाद हम जब हम रिएक्शन देखेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि अम्लीय है या क्षारीय है। भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को हम समीकरण के थ्रू देखें। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मैग्नीशियम का जो तार था वो जब जला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो राख बन गया, और यही राख मैग्नीशियम ऑक्साइड थी। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब जल को मिलाया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम, और हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसमें भी OH प्रेजेंट होता है वो क्या होती है, क्षार होती है, और जिसमें H आयन प्रेजेंट होते हैं वो अम्ल होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अध्याय 5 में भी हमने देखा था। और मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक क्या है, क्षारक है, एक बेस है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम का जो तार था उससे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो एक नया पदार्थ बना जो उसकी भस्म प्राप्त हुई थी। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब हमने जल के साथ रिएक्शन की या जल को हमने उसमें मिलाया तो उसके मिलाने के बाद एक और नया पदार्थ बना जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, जिसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जो था ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी। इसके अलावा है क्रियाकलाप में आप देख लेते हैं कैसे। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे केमिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उनमें जितने भी हम क्रियाकलाप करेंगे सब टीचर की प्रेजेंस में करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन के द्वारा। यहाँ पे क्या करना है, कांच के गिलास या कटोरे लेंगे या फिर चौड़े मुंह का कोई बॉटल वगैरह ले लेंगे, उसमें हम आधा कप पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट जिसे हम नीला थोथा कहते हैं उसे घोल लेंगे। इस विलयन में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाएंगे और आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है उसे 1 चम्मच लेंगे, उसे जो है घोल लेंगे पानी में, आधे कप पानी में, और फिर उसमें हम जब सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालेंगे तो हमें जो कलर मिलेगा वो नीले रंग का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा एक दूसरी परख नली लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें दूसरी परख नली या टेस्ट ट्यूब वगैरह ले लेंगे। मतलब हमें क्या करना है कि ये जो पूरा सॉल्यूशन बना है जो सल्फ्यूरिक अम्ल का मिलाने के बाद ब्लू सॉल्यूशन जो आया है कॉपर सल्फेट का, इस सॉल्यूशन को हम किसी और बर्तन में रखेंगे, या यूँ कहें कि इसका थोड़ा जो मटेरियल जिस भी बर्तन में उसमें रहने थे थोड़ा सा मटेरियल हम किसी टेस्ट ट्यूब में करके रख लेंगे। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, जो बाकी का जो मटेरियल है उसमें हम शेष विलयन में या तो हम कोई कील डाल दें या फिर हम उसमें जो यूज़ किया हुआ जो ब्लेड होगा उसे हम डाल देंगे। लगभग आधे घंटे तक हम प्रतीक्षा करें। अब विलयन के रंग को हम देखेंगे, आधे घंटे तक वेट करें, उसके बाद विलयन के रंग को देखें तो इसकी तुलना जो बचा हुआ जो नमूना जो था उसके रंग से करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट जो कि नीला पूरा जो सॉल्यूशन बन करके तैयार हुआ था उसको हमने अलग करके रख दिया था। तो हमने जो टेस्ट ट्यूब में लिया था, टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा अलग करके रखा था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, वो नीले कलर का था। और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ जो जो है सॉल्यूशन था उसमें हमने क्या डाला था, या तो कील डाली थी या यूज़ की हुई ब्लेड डाली थी। तो उसका जो कलर हुआ वो कैसा हो गया, हरे रंग का हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि एक क्वेश्चन है कि क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। बिल्कुल हमको यहाँ पे दिखाई दिया। कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए और इसमें कोई परिवर्तन देखिए, यानी कि जो हमने नॉर्मली जो हमने ब्लेड अंदर डाली थी उसके बाद निकालने के बाद उसका जो हाल हुआ है उसका भी हमें रंग देखना है। तो आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया जो हुई है उसका कारण है। ये वाला जो चेंज हुआ है हरे रंग का, और जो ब्लेड के ऊपर जो जो है उसके रंग का जो चेंज हुआ है ये हमें कॉपर सल्फेट की जो लोहे के साथ रिएक्शन हुई है उससे, उसके कारण ही ये है। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना और एक नए जो है रंग का, मतलब कि विलयन जो है वो नीला था, ठीक है, और नीले से कैसा हो गया, हरा हो गया। और जो आयरन की जो हमने ब्लेड वगैरह डाल रखी थी ना उसमें एक नए पदार्थ यानी आयरन सल्फेट के बनने के कारण हुआ, क्योंकि जो नया पदार्थ जो बना, क्योंकि ब्लेड डालने के बाद ही बना, और ब्लेड किसकी बनी थी, आयरन की बनी थी। तो जो नया पदार्थ जो बना वो क्या बना, आयरन सल्फेट बना। तो उसके बनने के कारण ही ये सारी कंडीशंस हुई थी। और लोहे की जो कील थी उस पर भूरा निष्पेष आ गया, चाहे हम लोहे की कील डालें या ब्लेड डालें, उसका कलर भी हमने देखा था किसका, ब्राउन कलर का उस पर जो है कलर आ गया था। तो कॉपर या फिर तांबे की परत के कारण ये ऐसा क्यों होता है कि लोहे की कील पर जो भूरा निष्पेष जो आया है उस पर जो उसका कलर जो आ गया है वो कॉपर या फिर तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। ठीक है, ये जो कॉपर ये तांबे की जो परत है वो एक अन्य नया पदार्थ है। इसे अभी जब रिएक्शन देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन यानी जो नीला थोथा था, ठीक है, उसमें जब हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट विलयन जब नॉर्मली था तो कैसा था, ब्लू कलर का था। और उसमें जब हमने लोहा आयरन डाला, ठीक है, वो ब्लेड या जो भी डाला, ठीक है, तो वो क्या बन गया, ये कॉपर सल्फेट किस में चेंज हो गया, आयरन सल्फेट में चेंज हो गया। और आयरन सल्फेट और कॉपर जो है वो अलग हो गया। तो जैसे ही कॉपर अलग हुआ तो उसमें मौजूद जो ब्लेड या जो भी था उसके ऊपर उसने कलर दे दिया, एक जो है निक्षेप उस पर दे दिया। नेक्स्ट क्रियाकलाप देखते हैं क्या है इसमें। इस वाले क्रियाकलाप में ये कहा गया है एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 1 चम्मच में सिरका डालना है और उसमें चुटकी भर हमें खाने का सोडा डालना है। जैसे ही हम उसमें खाने का सोडा यानी बेकिंग पाउडर जो है वो जैसे ही हम डालेंगे तो बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ गैस जो है वो बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई देगी। ये जो गैस है इसे हम पिक्चर में, हमें नीचे जो चित्र दिया गया है उसमें भी हम देख सकते हैं। उसके अनुसार
उसमें जो दिखाई गई व्यवस्था है उसके अनुसार हमें इस गैस को ताज़े बने हुए चूने का जो पानी है, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम चूने का पानी बनाएंगे, उसमें हम इसको प्रवाहित करेंगे। तो जब हम उसमें प्रवाहित करेंगे तो चूने के पानी में क्या चेंज हुआ उसे मेनली हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखना है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं दोनों ही चीज़ों को। देखिए ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने सिरका था और सिरके में हमें खाने का सोडा मिलाया। ठीक, जैसे ही हमने ये मिलाया बुदबुदाहट के साथ गैस निकली, और ये जो बुदबुदाहट के साथ गैस निकली थी वो कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने इसी गैस को जो है प्रवाहित किया और उसमें चूने का पानी ऑलरेडी हमने बना करके रखा था। तो क्या हुआ, सिरका और खाने का सोडा जब इनमें रिएक्शन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और इसके साथ कोई अन्य पदार्थ भी निकला होगा। ठीक है, अब जब इसको जो चूने का पानी हमने बना रखा था उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रवाहित किया तब कौन सी रिएक्शन हुई? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और चूने के पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को होल ट्वाइस, इनकी जब रिएक्शन हुई तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना और जल अलग हो गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यानी पहले जो चूने का पानी था वो एकदम पनिया जैसा था और जैसे ही उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है उसमें चेंज हो गया रिएक्शन के बाद। ठीक है, और जैसे ही वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हुआ उसका पूरा जो सोल्यूशन जो उसमें दिख रहा था चूने के पानी का वो एकदम दूधिया हो गया। तो इससे ये इस एक्सपेरिमेंट से मेनली ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें जो गैस प्रवाहित हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को जांच करने के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इसका यूज़ हम अध्याय 10 में भी देखेंगे। जब श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसे चेक करने के लिए हम इसे अध्याय 10 में इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ भी करेंगे। तो अब आगे देखते हैं, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। हमने भौतिक परिवर्तन में क्या देखा था? सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट जो थी उसमें ही चेंज हो रहा था, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, बल्कि जो रिएक्शन हो रही थी वो कैसी हो रही थी? रिवर्सिबल हो रही थी, उत्क्रमणीय रिएक्शन हो रही थी, यानी कि जो पदार्थ पहले था वो वापस से उसी कंडीशन में आ जा रहा था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक जो चेंज हो रहा होता है वही जो है हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। केमिकल रिएक्शन के लिए एक स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमने एक एरो जैसा शेप देखा था। तो एरो यही दर्शाता है कि एक बार जो प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद जो हमने पदार्थ ले रखे थे उनकी रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो जब एक बार बन जाएगा तो वापस से वो अपनी पुनः पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यही ये जो है एरो भी दर्शाता है। इसी वजह से जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे जीवन में जितनी भी नई चीज़ें, क्योंकि नई चीज़ें ही सारे जो है डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं और नई चीज़ें रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही आती हैं। तो देखिए जैसे रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही जैसे उदाहरण को दिए गए भोजन का पाचन जो हमारे शरीर में होता है, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। और जो औषधि होती है वो भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला के अंतर्गत ही आती है। औषधियों का बनना, उनका कैसे वो कार्य कर रही हैं, वो सब जो है रासायनिक जो अभिक्रिया है उसी का ही उत्पाद है। ठीक है, उपयोगी जो नए पदार्थ हैं, जैसे कि नए पदार्थ में जैसे प्लास्टिक है, अपमार्जक हैं, डिटर्जेंट वगैरह, वो भी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की जो खोज है वो रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई। जितने भी नए पदार्थ जो मिले हैं वो रासायनिक अभिक्रिया जो भी केमिकल जो रिएक्शंस हुई हैं उन्हीं के द्वारा ही हमें मिली हैं। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में कुछ घटनाएं भी होती हैं, मतलब नए पदार्थ जो बन रहे थे इसके अलावा कुछ अन्य घटनाएं भी हो रही थी, तो उन्हें भी देख लेते हैं। पहले देखिए क्या है, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, यानी कि उदाहरण के तौर पे जैसे पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस, उनका निर्मुक्त होना, निकलना, बाहर निकलना अथवा अवशोषित होना, ये दोनों ही प्रोसेस मतलब कि हमने देखी कि जो है एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो हमने ये देखा कि उसमें ऊष्मा, जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा था उसमें ऊष्मा भी निकल रही थी, प्रकाश भी निकल रहा था और कुछ अदर जो विकिरण जैसे इसमें अल्ट्रावायलेट रेस का ले लिया गया वो भी निकल रही थी और साथ ही साथ उनका अवशोषण भी हो रहा था। तो
ये भी होता है। और जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है, गंध में परिवर्तन होना, उनकी जो स्मेल हो रही होती है उसमें चेंज हो जाता है, नई गंध जो है बन जाती है, रंग में चेंज हो जाता है, रंग में चेंज हमने देखा था ब्लू से हरा कैसे हो गया था, किसी गैस का बनना, किसी मतलब कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैसे निकल रही थी, CO2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये अलग जो प्रोडक्ट जो बन रहा था वो तो बन ही रहा था, साथ ही साथ ये अदर जो है घटनाएं जो थी वो भी इसमें थी। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर भी विचार करते हैं। तो ये तो सिंपल हो गए, अब आगे जो मेन जो डेली जो हमारी लाइफ में भी जो होते रहते हैं उनको भी देख लेते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम की फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन, जो अभी हमने ऊपर देखा था। कोयले या लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये जितने भी लाइंस पढ़ते जा रहे हैं ये सब अभ्यास में हेल्प करेंगी। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो जलना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने में सदैव ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा का उत्पादन होता है। जब भी कोई चीज़ जलती है तो हमेशा ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जो विस्फोट होता है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि किसी विस्फोट से, जब कोई विस्फोट हो रहा होता है, उसमें ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें, हानिकारक गैसें, ये सारी एक साथ उत्पन्न होती हैं जो कि वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए पटाखे जलाने के लिए मना किया जाता है। इसके अलावा भी रासायनिक परिवर्तन में ये भी होता है कि जब भोजन सामग्री, जो भोजन जो होता है वो जब बासी हो जाता है, ठीक है, या फिर सड़ गल जाती है, तो उससे क्या आती है, दुर्गंध आने लगती है, बुरी स्मेल आने लग जाती है। तो क्या हम इस परिवर्तन को भी रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल, स्मेल का चेंज होना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और उनकी स्टेट जो चेंज हो जा रही है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगी। आगे बढ़ने से पहले एक सुरक्षात्मक आवरण जो है उसके बारे में भी जान लें कि आखिर ये सुरक्षात्मक आवरण है क्या। तो आपने वायुमंडल में ओजोन परत के बारे में तो अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य की प्रकाश में जो हानिकारक, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरण विकिरण जो होती है, उससे ये ओजोन की जो परत है वो हमें बचाती है। ओजोन पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और ऑक्सीजन में पड़ लेती है। मतलब कि ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को जो है ये अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है ओजोन, और ऑक्सीजन में जो है टूट जाती है। ठीक है, क्योंकि ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, O3 होता है। ठीक है, तो ये किसमें, ऑक्सीजन में ये अपघटित हो जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो ओजोन से भिन्न होती है। हमने देखा कि ओजोन जो है वो O2 होता है और ऑक्सीजन O3 होता है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल, ये एक रासायनिक परिवर्तन ही है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनिक जो किरणें हैं अवशोषित नहीं होती तो पृथ्वी की सतह पर ये पहुंच के हमें और अन्य जितने भी जीव हैं उनको हानि पहुंचाती है, और इनके द्वारा जो है जितने भी स्किन कैंसर और आंखों की, जैसे जो आंखों की रोशनी पर खासकर इफेक्ट पड़ता है, तो ये सारी बीमारियां भी ये कॉज करती हैं। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है और प्राकृतिक आवरण की तरह ये एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है। तो ये हो गया, ये हमने जाना कि सुरक्षात्मक आवरण जो था वो किसका बना था, ओजोन का बना हुआ था। आगे देखते हैं क्या है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना अगर खा लिया जाए तो कुछ देर के बाद उसके टुकड़े जो होते हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फिर से इसको एक बार करके देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आलू है या फिर बैगन के जो टुकड़े हैं उनके साथ भी हम ये कर सकते हैं, इन्हें दोहरा सकते हैं। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का जो परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे थे, जो हमने सेब में देखा, आलू में देखा, बैगन में देखा, तो ये जो चेंजेस हो रहे थे ये उनके रंग में चेंज हो रहा था। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है और इससे कोई वास्तव में कोई नया पदार्थ बन रहा होगा तभी उसके रंग में चेंज हुआ है। तो ये एक कैसा रासायनिक परिवर्तन है ये। ठीक है, यहाँ पे बूझो एक उसके दिमाग में सुझाव आया है कि अध्याय 1 में हमने ये पढ़ा था कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन जब संश्लेषित करते हैं अपना भोजन, तो वो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम है उसके द्वारा करते हैं। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या ये जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो रासायनिक है? बिल्कुल, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। साथ ही साथ यहाँ पहेली भी एक बात कह रही है कि जैसे पहेली ने कहा कि पाचन जो डाइजेशन है वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कई सारे केमिकल, पाचक रस और एसिड, ये सारे सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा जो हम लोग ने अध्याय 5 में अम्ल और क्षार की परस्पर मिला करके जब उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया हो रही थी वो भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का, उनकी क्रियाकलापों के आधार पर बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ के लिए हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया। शुरू में हमने थोड़ा सा लोहे के बारे में भी डिस्कस किया था। इसे हम, क्योंकि लोहा एक उसका हमारी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा उसका यूज़ भी है।
ठीक है, काफ़ी कॉस्टली भी है। तो कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ होता है और उसका जो नुकसान होता है वो भी उतना ही ज़्यादा भारी होता है। तो इस वजह से इसको थोड़ा व्यापक रूप में जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं लोहे में जंग लगने का रीज़न क्या है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे बचा कैसे, उससे मतलब बचाया कैसे जा सकता है। तो देखिए, आइए हम ये जंग लगने की जो घटना है उससे उस पर पुनः विचार करें। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। ठीक है, चूंकि लोहे का उपयोग जैसे सेतु यानी पुल वगैरह है, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने में किया जाता है और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए भी इनका मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। चूँकि जो हमारे घर बन रहे होते हैं, पिलर बन रहे होते हैं, उन सब में जो सरिया वगैरह यूज़ हो रही होती हैं, तो जंग लगने की जो ये प्रक्रिया थी, ठीक है, उसको हम समीकरण के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसमें जो जलवाष्प होगी, जल, तो उसके इन तीनों ही के साथ जो है रिएक्शन करने के बाद जंग यानी आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी कि वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है, ये दोनों ही उपस्थित, इनकी दोनों ही की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी जंग लगेगा। वास्तव में यदि वायु की आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है। तो इसे देखने के लिए यहाँ पे पहेली भी ये बात कह रही है कि ओह, इसीलिए मेरी जो सहेली रीता है वो सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लग जाने की शिकायत करती थी, क्योंकि वह समुद्र तट के निकट निकट रहती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमें थोड़ा अपने जो है मतलब कि काफ़ी अच्छे से इसको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि पीछे अभ्यास में भी ये हेल्प करेगा कि जो समुद्री जो एरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ की जो वायु होती है उसमें आर्द्रता यानी नमी जो होती है उसकी मात्रा अधिक होती है। तो वहाँ की वायु में मात्रा जो आर्द्रता वगैरह जो है उसकी अधिक नमी के कारण ही लोहे में जो लोहे की चीज़ें हैं उनमें जंग तेज़ी से लगता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि हम जंग लगने के लिए से रोकथाम कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा या दोनों के ही संपर्क में आने से बचा करके ही हम ऐसा कर सकते हैं कि लोहे में जंग लगने से बचा सकते हैं। तो लोहे की चीज़ों को जंग लगने से बचाने के लिए यहाँ पे एक सरल उपाय दिया गया है, उसका भी हम कर सकते हैं यूज़, कि उनमें उन चीज़ों पर हम पेंट लगा सकते हैं अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ा सकते हैं। तो पेंट या फिर ग्रीस के द्वारा हम उन लोहे की जो चीज़ें हैं उनको जंग लगने से बचा सकते हैं। वास्तव में जो लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत जो है वो चढ़ानी चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने से उसे रोका जा सके। तो यहाँ पे हम ये एक चीज़ देख सकते हैं, देखिए कि जो जंग लगने के लिए, जंग लगने से जो चीज़ें हैं उनको बचाने के लिए हमने क्या किया था कि हमने उसमें जो है पेंट मतलब पेंट कर सकते हैं या ग्रीस लगा सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य उपाय भी है, लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जिस्ता यानी कि जिंक जो है उसकी जैसी किसी धातु की परत, उसकी कोटिंग भी हम कर सकते हैं। जिंक पर जो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रक्रम है उसको यशत लेपन गैल्वनाइजेशन कहते हैं। ये जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पीछे क्वेश्चन अभ्यास में भी हेल्प मिलेगा और ये एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गैल्वनाइजेशन क्या होता है या गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो लोहे पर जिंक की परत का चढ़ाना ही क्या कहलाता है, गैल्वनाइजेशन या फिर यशत लेपन कहते हैं इसे। ठीक है, तो आपने अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए जो है उपयोग होने वाले जो लोहे के पाइप होते हैं उनको भी यशत लेपित यानी गैल्वनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ही उनको उन पे जिंक की जो है कोटिंग की जाती है, जिससे कि उसमें जंग ना लगे। ठीक है, जंग से बचाने के लिए। तो क्या आप ये जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के जो ऊपर के भाग हैं उन पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो समुद्र का पानी हम सब जानते हैं कि वो सॉल्टी होता है, तो ये लवण युक्त जल जो है वो जंग लगने की प्रक्रम की दर को और बढ़ा देता है। यानी कि लवण युक्त ये जो सॉल्ट होते हैं ये जंग लगने की जो प्रोसेस है इसको और भी ज़्यादा तेज़ी से जो है कर देते हैं, उनकी दर बढ़ा देते हैं। अतः जहाज़ों पर करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। मतलब कि इनकी स्पीड इतनी, जंग लगने की स्पीड
दर इतनी बढ़ जाती है कि पेंट करने के बाद भी उनके जो है पार्ट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो यही यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भागों को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक, कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनको हर साल उनको चेंज करना ही पड़ता है। तो क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? जितनी ज़्यादा जो है पानी के जहाज़, समुद्रों में जो चीज़ें चल रही होंगी, या फिर और जितनी भी लोहे की चीज़ें जितनी ज़्यादा यूज़ होंगी, उनमें ये जो नुकसान है ये होता ही रहता है, ठीक है, लोहे का जो ये नुकसान है। इसके अलावा इससे निपटान के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई, जैसे कि स्टेनलेस स्टील। ये जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से, ये भी कि स्टेनलेस स्टील जो है ये इससे जो लोहे बनाए जाते हैं वो मिश्रण होता है किसका, कार्बन का, क्रोमियम का, निकेल का और मैग्नीज जैसी धातुओं का मिला करके ये एक लोहा बनाया जाता है जिसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। इसमें जंग नहीं लगता है। अक्सर करके हम लोग घरों में जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, वो सब ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन को पढ़ने के लिए जो क्लासिक्स में हम लोग ने पढ़ रखा था कि समुद्र का जो जल होता है वो तो हम जानते ही हैं कि खारा होता है, तो उसका हमने गड्ढे में जब इकट्ठा हुआ था वो पानी, तो वाष्पन क्रिया के द्वारा उसमें सिर्फ नमक का जो सॉल्ट है वो प्राप्त हो रहा था। लेकिन क्या हो रहा था कि इस प्रकार प्राप्त होने वाला जो नमक जो था वो शुद्ध नहीं था, उसके जो क्रिस्टल हैं उसके क्रिस्टलों के आकार हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे थे, उसमें काफ़ी गंदगियाँ भी थी। तथापि किसी भी पदार्थ, तो इसी वजह से यहाँ कहा गया है किसी भी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी भी पदार्थ के जो शुद्ध क्रिस्टल है वो उनके सॉल्यूशन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया ही क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। और ये जो प्रोसेस है ये एक जो है एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन मतलब कि इससे भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठेगा कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कैसी होती है, वो एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है, या फिर रासायनिक परिवर्तन है। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इसी से ही रिलेटेड आगे देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन से एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक सावधानी देख लेनी है कि पहले तो हम जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसका कॉन्सेंट्रेटेड नहीं यूज़ करेंगे, डाइल्यूट यूज़ करेंगे, तनु यूज़ करेंगे। और जल जब उबल रहा होगा तो उबलते समय हमें सतर्क रहना है ताकि जले ना। तो यहाँ पे क्रियाकलाप में देख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन को एक बार समझना है। तो क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें लगभग 1 कप जल डालेंगे और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाएंगे। जल को हम गर्म करेंगे कि उबलने लग जाए। जैसे ही जल उबलना आरंभ कर देगा तो हम धीरे धीरे करके इसमें कॉपर सल्फेट है उसका चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाते जाएंगे, कॉपर सल्फेट का चूर्ण, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो चूर्ण है वो मिलाना तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इसमें कॉपर सल्फेट घुलना संभव ना हो। मतलब कहने का है तब तक इसको चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें कॉपर सल्फेट घुलना बंद ना हो जाए। उसके बाद विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। छानने के बाद उसे रख देंगे, ठंडा होने देंगे और उसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे कि वो हिले डुले ना। फिर देखेंगे कुछ समय बाद विलयन को हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस हैं, क्या आपको कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल वो दिखाई दे रहे हैं? यदि नहीं तो अगर हमें नहीं दिखाई दे रहे तो हम कुछ समय और वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि कैसे कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो कैसे दिखाई देंगे, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा और अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास किया। तो इस चैप्टर में हमने यही किया, भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों जो भी परिवर्तन थे उनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, जो क्रियाकलाप थे उनके द्वारा हमने इसको समझा, ठीक है। और उसमें उनका क्या हमारी डेली रूटीन में इसका कितना महत्व है, कितना यूज़ है, इसे भी हमने जानने की कोशिश की और कई सारी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की दृष्टि से टॉपिक्स जो थे उनको भी क्लियर किया। अब इसके बाद हम इसको अभ्यास जो है इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए अभ्यास में, और हमने ये कहा भी था कि चैप्टर को एंड तक के पढ़िए भी और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका अभ्यास होता है, अभ्यास को भी जो है क्लियर करने की कोशिश करिए। और इसमें जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट भी किया कि आपको अभ्यास में हेल्प करेगा। तो उसे हम अगर डिस्कस नहीं करते हैं तो आप उसको देखने की और उसे समझने की एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा, उसे ढूंढने की भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाली परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में हमें वर्गीकृत करना है। तो पहला है प्रकाश संश्लेषण, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना, ये जो कोयले को जलाना जो है वह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, ये एक रासायनिक है। और फिर उसके बाद मोमबत्ती का जो पिघलना है ये एक भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला फॉइल बनाना है, तो पीट कर हम उसमें चेंज थोड़ी ना करें, उसका शेप ही तो चेंज हुआ, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। भोजन का लेकिन पाचन जो है वह एक रासायनिक परिवर्तन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें हमने सत्य असत्य बताना है। तो पहला है लकड़ी की लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। नहीं, हम खाली उसका शेप ही तो चेंज कर रहे हैं, उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो ये असत्य है। उसके बाद है पत्तियों से खाद का बनना, भोजन का बनना, और ये क्या, ये एक भौतिक परिवर्तन है? तो ये गलत है, क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जस्ते यानी जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता, ये बात सही है। लोहे और जंग एक ही पदार्थ है, ये बात गलत है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था। भाप का जो संघनन है वो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं भाप का संघनन होना, तो रासायनिक परिवर्तन ये नहीं है, ये बात सही है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 3 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो पहला है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया गया था, इसको हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, तो क्या चीज़ बनने के कारण दूधिया रंग हो गया था उसका? तो क्या बना था? कैल्शियम कार्बोनेट बना था। ठीक है, क्या बना था? CaCO3 ये बना था, तो उससे दूधिया रंग हो गया था। खाने का सोडे का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो उसमें वो कौन कौन सी होंगी? तो यहाँ पे जो दो विधियां हैं जो जिनसे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो पहली तो हमारी हो जाएगी यदिश्लेपन, जिसे हमने गैल्वनाइजेशन जो है कहा था, जिसमें जिंक की कोटिंग की जा रही थी लोहे के ऊपर। ठीक है, दूसरी पेंट हो जाएगा, पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी भी पदार्थ के केवल गुणों में परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन वही होते हैं जिन पदार्थ के भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है वही भौतिक जो है गुण कहलाते हैं, या भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन 4 में है जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, तो ये जो नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जा रहा है ना, तो ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि गैस का निकलना हो रहा है। इसके अलावा जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए और जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हों। तो मोमबत्ती का जो पिघलना है, तो क्वेश्चन 5 में जो है कि मोमबत्ती जो है उसका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ये कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जो जलना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और ये एक चीज़ जो हो गई। उसके बाद है कि आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? देखिए, दही जो है वो जब जम जाती है तो वापस से वो, क्योंकि दही किससे बन रही है? दूध ही से तो बन रही है, तो दूध से दही का बनना होता है। लेकिन दही जब जम जाती है तो वापस से वो दूध में कन्वर्ट नहीं हो जाती, दोनों ही की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में वैसे भी जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो वापस से अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो एक नया प्रोडक्ट बना है, तो इस वजह से जो है दही का जमना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर है समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने के दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना गया? लकड़ी का जो जलना है, तो लकड़ी जलने के बाद कोयले में परिवर्तित हो जाती है, कोयला वापस से लकड़ी नहीं बन सकता है, लेकिन तो इस वजह से ये जो है प्रोसेस जो है वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन लकड़ी का टुकड़ों में जो है कटना, तो टुकड़ों में कटने के बाद उसमें सिर्फ हम उसका शेप ही तो चेंज कर रहे हैं, तो शेप चेंज होना ही एक जो है भौतिक परिवर्तन है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बन रहे थे ये हमने अभी देखा था क्रिस्टलाइजेशन में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव की करने का मतलब बचाव किस कारण से हो सकता है? तो जो लोहे का जो गेट है उसमें पेंट या फिर ग्रीस लगाई जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो उसके ऊपर पानी या फिर जो जलवाष्प वगैरह जो है उसकी कांटेक्ट में नहीं आता। और लोहे में जंग लगने का मेन कारण ये है कि जब वो लोहा जो है वो जो है ऑक्सीजन या फिर जलवाष्प के कांटेक्ट में जैसे ही आता है या पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाता है। तो ये पेंट करने से ये उन सारी चीज़ों से, इन दोनों ही चीज़ों से खासकर बचा रहता है, इस वजह से उसमें जंग नहीं लगता है। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें लोहे की वस्तु में जंग अधिक क्यों लगता है? पहले ने इस बात को डिस्कस किया था कि समुद्र के पास जो वायु होती है उसमें जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, वहाँ पे आर्द्रता भी बहुत, नमी बहुत ज़्यादा होती है। नमी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जल्दी वहाँ की जो चीज़ें होंगी लोहे की उनमें जंग लगेगा। रेगिस्तान है, वहाँ पे पानी की ही इतनी कमी होती है, तो वहाँ की जो वायु होती है वो शुष्क होती है, इसमें नमी बहुत ही ज़्यादा, बहुत कम मात्रा में होती है, तो इस वजह से वहाँ की जो वस्तु होती है इनमें जंग लगने का खतरा ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलावा है
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो परिवर्तन ए यहाँ पे ये है, फिर यही गैस जलती है, परिवर्तन बी। यानी पहला परिवर्तन ये है कि सिलेंडर के बाहर जैसे ही वो आई वो गैस में हो गई, और सिलेंडर के अंदर जब थी तो वो द्रव के रूप में थी। दूसरा परिवर्तन ये है कि फिर यही गैस जो है वो जलने लग जाती है। तो निम्नलिखित कथन में इन परिवर्तनों से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही होगा, इसे बताना। तो पहले में प्रक्रम ए में एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम ए जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, प्रक्रम ए और बी दोनों ही एक रासायनिक परिवर्तन है, और इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए पहला जो था उसमें क्या हो रहा था कि जो द्रव मतलब कि जो एलपीजी जो थी वो द्रव के रूप में थी सिलेंडर के अंदर, जैसे ही वो बाहर आई वो गैस में परिवर्तित हो गई। तो ये जो परिवर्तन ए जो है वो जो है प्रक्रम ए जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये तो भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा ना। फिर गैस जब जलेगी तो जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। तो इसमें अगर देखें तो प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ पे जो सही होगा वो प्रक्रम बी वाला होगा, रासायनिक परिवर्तन बी वाला है। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे कोई चीज़ अगर जल रही है, हमने पीछे भी ये स्टेटमेंट को पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अगर जल रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन को शो कर रही होगी। तो प्रक्रम बी में यही बता रहे हैं कि जो परिवर्तन बी जो हुआ है उसमें रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें गैस जल रही है। ठीक है, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन, तो इसमें जो सही है स्टेटमेंट वो यही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा 12। इसमें क्या है, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित, जो वायु में जो मतलब कि जो जीवाणु है वो जैविक अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उनको अपघटित कर जैव गैस बायोगैस में परिवर्तित कर रहे हैं, ये परिवर्तन ए हो गया। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, ये परिवर्तन बी हो गया। अब इनमें कौन सा कथन सही होगा, प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, या इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं। देखिए यहाँ पे जीवाणु क्या कर रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो है उनको अपघटित कर रहे हैं। तो अपघटित करने की ये पूरी प्रोसेस ही क्या कहलाती है, रासायनिक प्रक्रम कहलाती है। तो ए वाला तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूसरे में जो बायोगैस बनी है उसको ईंधन के रूप में वो जलाई जा रही है और जलने की प्रोसेस हो रही है, तो ये भी क्या होगी, रासायनिक, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जो है गा। ठीक है, कि प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ये जो चैप्टर होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसमें लगभग इसमें उपस्थित भी होगा हुईएगा, और इसे एंड तक की देखने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।